बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, सुहेल रशीद साहब, जिनको आप अभी अभी यूट्यूब पे देखते हैं। बहुत अरसे से लोग कह रहे थे कि ये शुरू करें, बिलाहिर इन्होंने शुरू कर लिया। सुहेल साहब, एक तो खबर आई इलेक्शन कमीशन से, इख्तलाफी नोट भी सामने आया, 2 जजेस ने मान भी लिया। फिर दूसरी बात लाहौर से आई, मरियम नवाज साहबा ने खुलकर चढ़ाई की है, जैसे वो माजी में उनको आदत थी, लेकिन अब वो बोल गई कि यहाँ पर माहौल चेंज हो चुका है। हुकूमत क्या चाहती है कि ये दो आइनी इदारे जो हैं ये आपस में लड़ के कोई फैसला करें, या हुकूमत खुद से कुछ ऐसा करे कि उनके लिए वो जो मखसूस नशिस्तों का कोटा जारी किया गया था वो वापस हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया, आपके शो में आज पहली बार आया हूं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। सबसे पहले आपने जो सवाल किया उसकी तरफ आने से पहले एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूं कि जो तौहीन अदालत का एक कानून रखा गया है ना, वो दो वजूहात पे रखा गया है जी। एक ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने वाले पर तौहीन अदालत लगती है, दूसरा जो फैसला आया हो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोकने वाले पर लगती है। सही। तो हुकूमत या वज़ीर आला पंजाब साहिबा अगर ये इस तरह की ऐलानिया बात कर रही हैं जी कि हम तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं जाएंगे, ये ऐसा तासुर दे रही हैं, तो वो बज़ाहिर तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं। सही। कानून ये कहता है और उनको अपनी टीम से ये राय ले लेनी चाहिए कि उनको किस हद तक जाना है। माजी में पीटीआई दौर में उनके मिनिस्टर्स इस तरह की प्रेस टॉक्स करते थे, तो मुझे याद है कि एक फैसला आया था उसका, हाईवेज़ के ऊपर ना एक जो वेट होता है कि ट्रक जी कितना एक्सल जी जी। वेट होता है, उससे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो उसके ऊपर कमेंट कर दिया फिरदौस आशिक साहिबा ने कि जी ये ऐसे नहीं, ऐसे तो अदालती तौहीन अदालत का नोटिस गया था। सही। ठीक है, दरख्वास्त आई थी उनके खिलाफ और तौहीन अदालत की कार्रवाई, फिर माफ़ी तलाफ़ी पे बात खत्म हुई थी। तो ये चीज़ें इनको जहन में रखनी चाहिए सबसे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन में आप जब रुकावट बनने का तासुर देंगे, अभी आपका नज़रसानी का ऑप्शन खुला है, वो लग सकती है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं जो एक लीगल वे है, कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि ये क्यों ठीक नहीं, या एक जजमेंट आई है वो पब्लिक है, आप उसे क्रिटिसाइज 100 दफ़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अथॉरिटी होते हुए ये कहें जी कि मैंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो वो तौहीन अदालत में आता है। पहली बात तो ये है। इलेक्शन कमीशन, दूसरा आपका सवाल था, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने तब इख्तिलाफी नोट लिखा था, आज कहते हैं कि 2 मेंबर्स कह रहे हैं उन समेत बरवाना साहब समेत कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट इज़ तस्लीम कर लेना चाहिए। वो बड़ी एक वाइज किस्म की राय है, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, किसी के खिलाफ पार्टी नहीं होती, जी। वो सिर्फ एक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका बड़ा इज्जत एहतराम से उसके साथ पेश आई और उसको वजाहत कर दी कि आपने जो चीज़ समझी हमारा फैसला वैसा नहीं था, आप जाएँ पीटीआई को सीटें दें। अब पीटीआई के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन सही। कि वो कहे नहीं हमने इसे तो छीननी ही छीननी है। उसको बस सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम करना चाहिए और आमीन कह के हाँ जी हमारे ऊपर तो बाइंडिंग है, नजरसानी में जाती हैं सियासी जमातें जाती रहें, उसमें अगर फैसला दोबारा बदल रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसको भी माने, इसको भी माने। इलेक्शन कमीशन ये 2 दिन से जो डेरा डाल के बैठा है जी कि हम देखेंगे कि अमल करना है या नहीं करना, ये बहुत खतरनाक है। और फिर जिस तरह से वहाँ से इतलात आ रही हैं कि सेक्रेटरी साहब खुद रिपोर्टर्स को ज़राए वाली खबरें दे रहे हैं कि जनाब ज़राए से ये चला दें हमारा मौक़िफ़, या ज़राए से चला दें कि पीटीआई की सीटें नहीं बनती, ज़राए से चला दें कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। और बस ज़राए कौन है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने की गलत, और 11 जजेस कह रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब समेत, तो आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। आप सही। आप कहते हैं जी कि हम नहीं मानेंगे। फिर इस दौरान नई चीज़ें आ रही हैं जी कि नई आईनी अदालत, बिस्मिल्लाह बनाएं जी नई आईनी अदालत, 2 दिनों में तो नहीं बनने वाली ना। अब नज़रसानी की दरख्वास्त फिलहाल नहीं लग रही है और उसको कल से एक नया इशू बनाया हुआ है कि जी बड़ा जी रोला हो गया, अच्छा छुट्टियों पे जाने के लिए उसे छोड़ रहे हैं। भाई छुट्टियां पहले से हो चुकी हैं, नज़रसानी करने के लिए तमाम 13 जजेस का दस्तयाब होना जरूरी है। कम हुई है, 1 माह की हाँ, छुट्टी 1 माह की कम करके हुई हैं और 13 जजेस का दस्तयाब होना जरूरी है। और फिर नज़रसानी की दरखास्त अपनी बारी पे लगेगी। बारी में क्यों कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 13 का फैसला है बैट वाला, उसके खिलाफ नज़रसानी की दरखास्त यहाँ आई, उस नज़रसानी को जल्द फिक्स करने की दरखास्त भी आई, उस नज़रसानी केस को मखसूस नशिस्तों के साथ सुनने का इजाफी नोट भी आया साहब ने इंतहाई हैरत का इजहार किया था और कि पड़ी वो हुई है। हाँ, वो आज तक केस नहीं लगा, उसमें तो बैठना भी 3 जजेस ने, उसमें साहब की छुट्टियां भी नहीं कैंसिल करनी, वो आप नहीं लगा रहे। यहाँ सारा कुछ रोक के छुट्टियों से जजों को वापस बुला के तो उनको बिठाएं जी मैराथन आप केस सुने और इसको जी वापस करें। क्यों? क्योंकि कुछ मामला रुके हुए हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मामला है पाकिस्तान नहीं। में कि फौरन जजों को छुट्टियों से बुलाएं वापस उस केस, मखसूस नशिस्तों का इतना इमरजेंसी की बुनियादों पर क्यों जरूरत है नून लीग को इस वक्त? मुगल साहब, सोहेल साहब बात कर रहे थे नज़रसानी, पहले मैं उस पर कमेंट्स कर दूं। जी। जब मखसूस नशिस्तों के केस की यहाँ समात हो रही थी ना, तो वहाँ पर बताया गया जी कि एक नज़रसानी बल्ले वाली जो पिटीशन है यहाँ पर पड़ी हुई है, तो काजी साहब ने कहा अच्छा वो पीके वाला अच्छा। तो कल जब वो हुआ नज़रसानी, नून लीग ने उधर से, वो कहते हैं चोरू से पंड उतावले, हाँ, चोरन नाल पंड काले, चोरू चोरा नाल पंड काले,
वो दायर हुई तो जनाब ने कहा जी पहले तो कहा रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगा दे, नंबर लगा तो रात को फिर वो कमेटी में गए, फिर कमेटी में जिस तरह मामला हुआ, डिटेल जजमेंट आने से कबल जो है ना वो नजरसानी नहीं लग सकती। एक तो पहली बात ये है, और दूसरा आप छुट्टियां जो है 1 माह की उन्होंने छुट्टियां पहले ही इन्होंने 1 माह की छुट्टियां कम की थी, क्योंकि कहा गया था जी कि यहाँ पर केसेस का अंबार लगा हुआ है, ज़ेर अल्तवा मुकदमात, पेंडिंग मुकदमात, हमने उन्हें निपटाना है। वो हमें पता नहीं चल, वो बाद में हमें पता चला कि असल में वो मामलात निपटाने नहीं थे, वो तो मसूर नशिस्तों वाला केस था, जिसकी वजह से 1 माह की छुट्टियां जो है ना वो कम की गई। और फिर जब वो फैसला आया तो फिर ये कहा गया जी कि जजेस कमेटी में मामला गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, जी जो मास्टर ऑफ रोस्टर थे उस वक्त जस्टिस मनी बात करते थे ना, वो रात को काजी साहब के पता चला कि मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है, ये होता है काजी साहब मास्टर ऑफ रोस्टर। और रही बात आप ये कह रहे हैं कि जी कि सवाल था आपका कि कोई यानी इमरजेंसी, हाँ। कौन सी इमरजेंसी लगी हुई है? हाँ, इमरजेंसी की जो बात कर रहे देखें हैं। इधर मुलाकातें हो रही हैं, माने हाँ। सदर में हो रही हैं, मरी में मुलाकातें हुई हैं। इस वक्त वजीर आजम, अच्छा, वजीर कानून और वजीर इत्तेलात के साथ एक बात बैठे मैं हैं। और कर दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं। मुझे लोग कहते हैं ना कि काजी साहब पर आप जो है ना तनकीद करते हैं, उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं उन पर, मैं तनकीद नहीं करता, लेकिन जो बात हकायक है ना वो हकायक होते हैं। भाई काजी साहब को न छुपाते हुए भी मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी जो है ना वो मोहब्बत है उसे छुपा लूं, लेकिन वो हर मौके पर मोहब्बत जाहिर करते हैं काजी साहब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो तहरीक इंसाफ से मोहब्बत उनकी हर वक्त यहाँ होती है। जब वो फ्रीक आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें फ्रीक नहीं होता, काजी साहब उसमें फ्रीक बन जाते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो मोहब्बत का एक बेहतरीन इज़हार है। फिर जब यहाँ पर मतलब कौन कौन किस किस मौके पर मैं ये फैजाबाद वाला मामला होता है, फैजाबाद अभी भी धरने वाला फैजाबाद मामला, बंद है। अभी भी फैजाबाद बंद है। और फैजाबाद सबूतों काजी फैजा साहब का मुंतजर है। अच्छा, फिर फैजाबाद दर्रे वाला मामला होता है, वहाँ पर भी काजी साहब मोहब्बत तहरीक इंसाफ से उनकी मोहब्बत जाग उठती है। फिर शौकत सिद्दीकी साहब का मामला होता है, वहाँ पर भी काजी साहब की मोहब्बत जाग उठती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि इमरान खान से। वो कहते हैं जी ये बताएं, वहाँ पर काजी साहब जनरल बाजवा के वकील बनते हैं और उनकी मोहब्बत जाग जाती है। वो कहते हैं जी कि अच्छा इसका बेनिफिशियरी कौन था? जनरल बाजवा तो नहीं हो सकता था ना इसका बेनिफिशियरी। इसका बेनिफिशियरी कौन था वो उसका नाम बताएं, क्योंकि बेनिफिशियरी वो चाहते थे कि उनके इमरान मुंह खान से का करवाया नाम लिया जाए। हाँ, इमरान खान, ये एक उनका मोहब्बत का इजहार है। फिर जब भी यहाँ पर कोई भी मामला जब आता था तो वो कहते थे नहीं ये हमारे पास ये फाइल नहीं है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है ना वो हमारे पास ये फाइल टेक्स्ट में लिखा होगा तो हम उसको देखेंगे। सही। इमरजेंसी की बात रही तो इमरजेंसी इस मुल्क में हम हमेशा से इमरजेंसी के आलम में रहे जी। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि इमरजेंसी? आप खबर चेक कर लें। हाँ। सुहेल साहब बताइएगा, अगर सपोज हम कर लेते हैं कि दो सपोज ये कर लें कि मजहर आलम मियां खेल साहब के बारे में ऐसी खबरें इतलात आ है कि रही हैं उन्होंने कि भी ना उन्होंने कर भी ना कर दिया, तो अब एक जज बच गए हैं। एक जज बच जस्टिस गए हैं। तारिक काजी साहब अगर एक जज बच गए, काजी साहब अक्सरियत में आ जाएंगे, करना क्या चाहते हैं? क्या टारगेट नजर आ रहा है? एक कोर्ट रिपोर्टर की नजर से अगर आप देखते हैं कि काजी साहब को एक जज का और सहारा मिल जाता है तो होगा क्या? काजी साहब को एक जज का और सहारा मिलने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जब 8 ना कर चुके हूँ तो फिर एक जज का सहारा मिलने से कुछ नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से सहारा बनेगा भी। वो जो भी जज आएंगे, ज़्यादातर अब चूँकि कमेटी जो बेंच तश्कील देती है वो आपने देख लिया उसका मूड क्या है, तो इसलिए ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो जो भी नए जज आएंगे वो हाजी अल्लाह दीता बनाम सरकार टाइप केस होंगे। जी जो असल में पेंडिंग केसेस हैं ना, फिर कमेटी का मूड ये है कि आने दें, फिर उनको ना हम पेंडेंसी निपटाते हैं। सही। अच्छा, मैं अब जो ये यहाँ पर एक अहम दिलचस्प इस दौरान बीच में मेरा पेपर भी आ सकता है, कोई नहीं, लेकिन मैं आपको पूरी समझता इजाजत हूँ कि पहले आप खबर की तस्दीक कर रहे हैं? मैं तस्दीक कर रहा हूँ खबर की जी कि इनकार कर दिया है उन्होंने। तस्दीक सही मांग हाँ। रहे हैं या आपने? नहीं, तस्दीक वहाँ से आया जी कि बताया गया है जुडिशल कमीशन को कि इनकार कर दिया उन्होंने। उनकी अटेंडेंस नहीं हाँ, लगेगी आज। जी। अच्छा लेकिन- मैं ये आपको बता दूं कि काजी साहब डाक जज क्यों लगाना चाहते थे। जी काजी साहब डाक जज इसलिए लगाना चाहते थे कि उनके साथ बेंच में इन मौजूदा जजेस में से बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा चले ठीक है, मैं 3-4 डाक जज ले लेता हूँ। अगर मैंने 5 का बेंच बनाया तो मैं उस बेंच को जो है ना वो सरबराही करूंगा, तो मेरे साथ डाक जजेस बैठेंगे। अगर 2 ने इनकार कर दिया तो 2 रजामंद थे, तो उन्होंने कहा यार कि ये चले 2-3 रुकनी बेंच बन गया तो मैं इसकी सरबराही करूंगा और ये 2 जो है ना मेरे साथ बैठेंगे। अब 3 इनकार करके 2 रुकनी बेंच तो बनता नहीं है। अब काजी साहब बन बिल्कुल, जाता है। काजी साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, मुगल साहब हमेशा इंसान को अपने मांगे तांगे के जो होते हैं ना
परों के उस पर परवाज नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा अपने जो पर होते हैं उनकी ताकत पर ऊपर जाना ताहिर चाहिए। ला होती और इकबाल का शेर है, मुझे एक शेर से वो इतना याद नहीं रहता है ना? याद नहीं रहते, लगाव भी नहीं है, मैंने पढ़ा सबको है। सोहेल साहब को शेर बड़े याद रहते नहीं हैं। बस वो कभी मौके महल पे कोई आ और- जाता है तो आ जाता है। काजी ऐ साहब, ताहिर ला होती, जब उस से रिस्क से मौत अच्छी, जी, जिस रिस्क से आती हो जो परवाज में कोताही। पता है कहाँ मुझे याद हुआ था ये शेर? 98 में जब एटमी धमाके किए गए ना, तो नवाज शरीफ साहब ये शेर पढ़ा करते थे, फिर उनकी तस्वीर के साथ अखबारों में छपा करता था। बिल्कुल जब ऐसे ही बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लग गई ना, हम्म। तो फिर ये ताहिर ला होती नवाज शरीफ साहब से जुड़ा था। इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत में इंटरप्रिटेशन, जैसे उनने इस फैसले की बल्ले वाले की गलत इंटरप्रिटेशन की, किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो सकता है, कोई गुंजाइश निकाल नहीं, सकते हैं? कोई नहीं खड़ा हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आत्मीय बतौर आईनी इदारा उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो उसके जजों को भी मॉनिटर करती है, उसके भी असूल चेंज हो जाते हैं। वो रिटायर्ड जज के खिलाफ भी कार्रवाई करके उसे फारिग करवाती है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की, आफिया शिरबनो केस की बात कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे बाइंडिंग इलेक्शन कमीशन पर नहीं है? इलेक्शन कमीशन के मामला फिर अदालतों में चैलेंज क्यों होते हैं? सही। वो तो चैलेंज होते ही इसीलिए हैं कि वहां से आके इलेक्शन कमीशन खुद अदालतों में जाता है, तो इसका मतलब है वो अपने ऊपर अथॉरिटी मानता है ना। बल्ले वाले फैसले में अपील क्यों निंदा बन के आया था ना। अभी भी ये कहा हाँ। जराए से जो चली कि हम इन चैम्बर राब्ता करेंगे, इन चैम्बर राब्ता हम दूर हाँ। करने के लिए करेंगे और नजरसानी करेंगे। और तीसरा उनका इरादा ये है कि चूंकि तफसीली फैसला आने तक नजरसानी केस नहीं लग रहा, तो तफसीली फैसला आने तक हम इम्प्लीमेंटेशन भी रोक देते हैं। ये सही। हो नहीं सकेगा। सही। टाइम बार्ड है, हाँ 15 दिन की टाइम हाँ बार्ड हाँ, है। टाइम लाइन दी हुई है। इजलास शुरू हो गया, मैंने वो सोहेल साहब वो देख लिया आप। और एक जज, जो 4 जज थे पहले, जस्टिस बशीर आलम नाज़रीन पहले इनकार कर चुके, सबसे पहले उन्होंने इनकार किया था। और उन्होंने उसमें अपने जो जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि मैं जो है वो खिदमत खलक में मसरूफ़ हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर टाइम नहीं दे सकूँगा। फिर उसके साथ जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इनकार किया था। उन्होंने बताया था जी ख़त जुडिशल कमीशन को उनके अपने कुछ रीजन्स हैं, लेकिन वो गवर्नर सिंध की उसमें दिलचस्पी रखते हैं। और जस्टिस अभी मियाँ मज़हर आलम खेल ने जुडिशल कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ से आगाह कर दिया है कि मैं एडहॉक जज नहीं बनूंगा, मेरी दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि आपने मुझे जो है वो एडहॉक जज के लिए मेरा नाम ज़ेरे गौर लाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ पर एक ही जज है जिस पर गौर किया और वो वही जज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद पहली मुलाकात में मैंने जब पूछा कि आप, उन्होंने कहा देखें चीफ साहब क्या करते हैं, तो चीफ साहब ने जो किया है वो फिर देख लिया आपने। बाकी तो नहीं आ रहे, आप आ जाएं, वेलकम बैक। तो असल में ये बात थी अपने इकरामत मुगल साहब जी। मैंने, आपको याद होगा कि जब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों का जो समाज शुरू हुई थी, तो मैंने उस वक्त दो ट्वीट किए थे। काजी तनहा रह गया, मैंने लिखा था वो तनहा रह गया। अब काजी साहब बिल्कुल तनहा रह गए सुप्रीम कोर्ट में, अकेले अलफ। ये भी वक्त देखना था। नहीं, उसकी एक वजह रीजन है ना, उसकी वजह ये रीजन है कि अगर आप अपने दोस्तों को बाईपास करेंगे, दोस्तों के खिलाफ आप यार वैसे एक बात बताऊं, अकेला रह जाना जो है ना, ये कभी भी तय नहीं करता। इस पॉइंट तक मेरा इख्तिलाफ है आपसे। अकेला रह जाना कभी भी ये तय नहीं करता कि आप राइट पे नहीं हैं। नहीं, अगर आप काफिले को साथ लेकर, काफिले को साथ लेकर कई बार बहुत साल बाद बात समझ आती है कि कौन ठीक था कौन गलत था, ठीक है। तो वो फैसला हम हिस्ट्री पर ही छोड़ेंगे, इंसाफ करेंगे काजी साहब के बारे में कि हिस्ट्री कल इनके बारे में क्या कहती है। अभी जो बजाय ऐसा ही है। क्या काजी साहब ने देना चाहूंगा। जी जी जी, आप ड्यूटी जारी रखें। ये आपको माइक तोहफा दिया जाता है। क्या बहुत शुक्रिया। काजी साहब ने बगैर इनका कंसेंट लिए इनके नाम नोटिफिकेशन में जारी कर दिए? अच्छा, ऐसा भी हुआ है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये इनसे पहले इनकी मंशा पूछी गई थी इन जजेस को? नहीं, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो है ना, वो समझते थे कि ये 4 जो लोग हैं ना, ये बहुत अहम लोग हैं जी। और ये जो है वो जी जी इनके साथ बेंचेस में बैठते रहे और बड़े ही इनके करीबी लोग हैं। कंसल्ट इन्होंने जरूर किया होगा, ये कि नहीं। अच्छा। लेकिन शायद उस वक्त उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की होगी। रद्द-ए-अमल कैसे इतना सख्त लेकिन आ सकता? बीच अभी में तो 12 से लेकर 17 5 दिन गुजरे। बीच में ऐसी चीज़ें डेवलप हुई जिसमें मैं नहीं समझता यार। एक तो बात यह है कि अगर आप रिटायर्ड, आप पूरा यहाँ पर जस्टिस रहे, अपनी टेन्योर पूरा किया, वो आपको मुराद वो सब कुछ मिलता रहा, उसके बाद आप दोबारा आए। और दूसरा, आप पाकिस्तान बदल चुका है, जो लफ्ज़ मैं कहने वाला, पाकिस्तान बदल चुका है। वो ऐसे बदल चुका है पाकिस्तान के
लोगों ने तनकीद तो की ना यार, जी। ये बात नहीं है कि लोगों ने तनकीद नहीं की। अब तनकीद के डर की वजह से या उस वजह से लोगों ने तनकीद तो ठीक है कि आप रहे 65 साल तक आप जस्टिस रहे, आप बरात लेते रहे, अभी भी आपको पेंशन मिल रही है, सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो फिर अडाक जज किस लिए जा रहे हैं? तो रिटायर क्यों होते हैं? 65 साल की लिमिट क्यों रखी गई है? अगर आपने 65 साल के बाद फिर आके यही काम करना, तो लिमिट किस लिए रखी गई है? क्या बंदे की अक्ल जवाब दे जाती है? कोई ऐसी लिमिट होती है ना 65 साल की? अगर दुनिया भर में करामत मुगल साहब 60 साल की उम्र के बाद बंदे को बाइज्जत रिटायर करके घर भेज दिया जाता है। उसके बाद ये कंसेप्ट है दुनिया भर में उसके बाद कि 60 साल के बाद इंसान का जो ज़हन और अक्ल उतनी तेजी से काम नहीं करता 60 साल के बाद। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में ये अजीब, ये अगेन मैं आते ही आपसे खिलाफ करूंगा। ऐसा नहीं होता कि 60 साल के बाद अकल काम नहीं करती। 60 साल के बाद उस बंदे को एक ऑनर करते हुए रिस्पेक्ट देकर बिठाया जाता है। दुनिया में बहुत से लोगों ने 60 साल में रिटायरमेंट की उम्र के बाद इतनी बड़ी फायर्स खड़ी की हैं। 60 साल की उम्र के बाद बाइडेन को देख लें, अकल काम नहीं करती यार। वो कल मैं आज सुबह सोहेल साहब से आते हुए बात कर रहा था, कि बाइडेन की एक वो वायरल हुई एक वीडियो, वो किसी तकरीब में था, तो वो किसी की बेगम को अपनी बेगम समझकर उसके गले के साथ चिपट गया। बेगम आ जाती है कि मैं ये चिपट गया। इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अनजाने में किया है? यार वो मुतअद्दिद मर्तबा में, अब देखिए फ्रांस के सदर को उन्होंने इरादी फेल भी हो सकता है। इरादी फेल। अच्छा, फ्रांस के सदर को उन्होंने मिस्टर पोर्टर कह दिया। फिर जब वो एयर शो हो रहा था फ्रांस में, तो वहां पर तकरीब में गए, तो उन्होंने जाना उधर था, वो चले गए बाइडेन साहब उधर। और पंजाबी कहते हैं तुसी के मंजी छोड़ो, मंजी तले होती है ना, बुजुर्गी के साथ धनुष आती है। कुछ ना कुछ तो उनकी क्वालिटीज होंगी सही कि जो उनको अभी भी उम्मीदवार रखा गया। सबसे अहम चीज, आज कल जैसे ख्वाजा आसफ साहब ने वो दरवाज़ा खटखटा दिया तौहीन अदालत वाला, बहुत से मामलात उन पर उन्होंने बात की। आज मरियम नवाज़ ने भी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ किया है, या वाकई वो कह रही हैं कि ये ज़मीर की आवाज़ ना सुने, ये कानून और आइन की आवाज़? फैसला कहीं से भी लगा, ये ज़मीर की आवाज़ है, ये आइन और कानून की आवाज़ है। सिर्फ बात कुर्सी की नहीं है, ये कुर्सी से आगे की गेम है। शरीफ फैमिली की आता है तो शरीफ डायनेस्टी पूरी बचाने की जो है ना गेम है। जो तख्ते लाहौर है वो बचाने की गेम है, क्योंकि उनका तो पूरी इन्वेस्टमेंट होती है कि हमारी तो अगले 3 नस्लें जो हैं वो हुकूमत करेंगी, इनकी भी और भुट्टोज़ की भी जी। तो वो जब पंजाब नीचे से खिसक रहा है और अभी भी उनको समझ नहीं आ रही, जब 2011 में पहला जलसा हुआ था जी, उस वक्त इनके लिए पहली अलार्म बजा था। हाँ। उसके बाद जब हर हल्के में लाहौर में इनके खिलाफ अच्छा खासा वोट पड़ना शुरू हो गया, दूसरी खतरे की घंटी थी। आप उस पर आंखें बंद किए रहे और आप कहते रहे जी ये सोशल मीडिया टीम है, ये फलानी है, ये बच्चे हैं, ये नादान हैं, ये आवारा टोला है, ये दंगा पार्टी है। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के मैं खुद कैंपेन करते करते उन्होंने आपके नीचे से जमीन खींचनी शुरू कर दी। अब आप जिस तरह हुकूमत में बैठे हुए हैं और उसके दौरान आपसे चीज़ें नहीं संभल रही, और कल किसी ने कहा हुआ था कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन को भी ना माने और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ना माने और फिर कहें जी मुल्क में इंतशार ना आए, तो ऐसा तो नहीं होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम। हाँ, 8 का हिंसा टकर गया सर, 8 फरवरी और 8 सिटी सही। कल जो है ना, जी जी बिल्कुल सही, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। आखिरी सवाल जी, कल लाहौर में पंचायत होती है, जो आइन में तो गुंजाइश नहीं है उसकी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनसे बैठ के डिसाइड करें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मुस्तकबिल क्या है। केस इधर पेंडिंग है। वो क्या कहते हैं इसको, वो नहीं डुडरी, वो ठुल्लू कहता है इसको ना, ठुल्लू। वो विराट कोहली वो कपिल शर्मा के प्रोग्राम में कहता है ऐसे ठुल्लू। ये कल सुना है मैंने, लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ठुल्लू दिखाया है। ये इन्होंने ये मखसूस नशिस्तों की तरफ तवज्जो देते रहे। आउट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से जितना कुछ ये मांगेंगे, अगर कुछ थोड़ी उनकी भी वो रखेंगे ख्याल, थोड़ा अपना भी रखेंगे, तब बात चलेगी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एक तो 2 को सुपरसीड करके बनी है जी। अब नीचे जो 4 के नाम इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किए हुए हैं उनको भी वो नाराज करें जी, फिर जी 2 और नाम दें उनको भी इलेक्शन कमीशन कबूल ना करे, फिर पूरी हाई कोर्ट आप उनसे नाराज करवा के इलेक्शन कमीशन किया जी हमें मर्जी के जज दो जो हमारे खिलाफ केस सुने। इनके खिलाफ केस है ना कि फॉर्म 47 ठीक नहीं जारी बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं होगा जी, कोई लिमिटेशंस होती हैं जी। तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से इनकी तवक्कुआत मुझे 100% पूरी होती नजर नहीं आ रही। अगर इनको 30 से 40% मिल गया तो उस पर आमीन करना चाहिए। और देखें, जब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं फाइनेंशियल, वो वाजे कह चुकी हैं अब कि इस हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना, मुद्दत एक्सपायरी डेट 18 मंथ है सही, क्योंकि इसके पास इससे आगे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, मुल्क में इंतशार शुरू हो जाएगा,
सियासी अदम इस्तेकाम होगा जिसकी इकानमी पे, और ये वो एजेंसीज कह रही हैं टॉप जिनकी 3 में से रिपोर्ट्स के ऊपर जी। इन्वेस्टर रिलाई करके आपके मुल्क के साथ कोई भी वो मामला कर रिपोर्ट भी इमर्जिंग इकोनॉमीज पे थी, जी। जिसका एक पोर्शन पाकिस्तान जी। के हवाले से था। जी 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 तो जब उसको देखेंगे तो लोग कहेंगे यार छोड़ो यार, इन इदारों का आखिर वर्क होता है ना, ग्राउंड जी। से रिपोर्ट्स लेते हैं, तो वो कहेंगे यार इनके साथ क्या मामलात करें, फिर ये मामलात जब फंसेंगे तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी पीटीआई से भी, फिर उसको आप पार्टी पाबंदी भी लगाई हुई तो किसी न किसी तरह करनी पड़ेगी, और पाबंदी का फैसला फिर मेरा ख्याल है रिवर्स हो चुका है, जितने बयान बयानात जिस आ तरह चुके के हैं। आना शुरू हो गए। हाँ, और उसके ऊपर तो नहीं जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि सेंस प्रिवेल करे। हम्म। ये जो नाजुक मौका है ना, इस पे गवर्नमेंट या एक दफ़ा, सियासत में पता है क्या होता है, सियासत में आप उस दिन वापस उठना शुरू हो जाते हैं जिस दिन आप अपनी वक्ती शिकस्त को तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, और अपने अपोनेंट की अहमियत को भी तस्लीम हाँ। करते हैं। मेरा अपोनेंट है इमरान खान तो नहीं मैं हूं। मानते थे तो फंसे हैं, जी आज ये नहीं मानते तो फंस चुके हैं, फंसेंगे नहीं, फंस चुके हैं। सही। मसला ये था कि 8 फरवरी को एक खिताब करते नवाज शरीफ साहब हम्म। कि जी हमारे पास तो एजेंडा था, प्रोग्राम था मुल्क को ठीक करने का, हम्म। अवाम की मर्जी है भाई, आपने उन्हें वोट दे दिया, मैंने नहीं लेनी हुकूमत, हम्म। कहें पीटीआई एहतराम करते, वोट का वोट को इज्जत देते। इमरान खान तो अंदर थे, कहते बनाओ जी पीटीआई, लीड करो हुकूमत, जिसके साथ सही। मर्जी मिलके बनाए, बनाने देते। आज आपकी सियासत वापस ऊपर होती, जी मुल्क में कैसे वो इस्तेकाम ला सकते थे 110 सीटों पे, लेकिन आप अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट लेकिन वो विक्ट्री तो इस स्पीच वक्त करने वो पहुंच आपके गए। साथ भी बात कर रहे होते, आप उनके हम्म। साथ कर रहे होते, कोई मिला जुला सिलसिला निकाल के। एक चीज़ और जो मैं आज सुबह सोच रहा था, मैं चलें आपके साथ जी। याद आ गया, मैं वही बात कर दूं जी यार, नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त रोल है ना, वो कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि एक बड़ा तजर्बाकार, इतनी बार का वज़ीर आज़म लीडर मुल्क में मौजूद है। इस तरह का लीडर जब हो ना जिंदा और मौजूद हो मुल्क में, तो मुल्क में ये जो हालात हैं ये नहीं होने चाहिए थे। हमारे एक दोस्त हैं ठीक है। शहबाज राना साहब, उनका तज्जिया एक लाइन का, कहते हैं अब कैसे तवक्को करते हैं एक शख्स जिसने 75 साल एक ही काम किया, वो 76वें साल में आके चेंज हो जाए, कुछ different नहीं, करे। तजुर्बा बहुत सारी चीज़ें सिखाता हाँ। है मुगल साहब। नवाज शरीफ के बारे में देखें, तो नहीं, कैसे चेंज बाहर होते हुए ना, नवाज शरीफ साहब की आज भी एक मूव उनकी सियासी लाइफ भी दोबारा शुरू कर सकती है, पीएमएलएन को भी दे सकती है, मुल्क में इस्तेकाम भी ला सकती है। एक्सेप्टेंस ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मैं जब से इलेक्शन हुए मैं कह रहा हूँ, कई व्लॉग्स में राजा साहब को पता होगा, मैंने जी। कहा मियाँ साहब की सियासी जिंदगी का दोबारा आगाज हो जाता है कि मैं अडयाला जा रहा हूँ बात करने, मुल्क बड़े मसाइल गाड़ी का पकड़े शिकार है, यार, चले जाए। मुल्क बड़े मसाइल का शिकार है, हम्म। दो ही लीडर्स हैं हम यार। जैसे हाँ, बेनजीर चल के हाँ, 2006 में नवाज शरीफ के हाँ, पास गई थी। बिल्कुल काटो जरा, मुझे बात तो करने दो यार, मैं उसे बताऊं तो सही, बंदा अंदर बैठा है साल से यार, हम्म। बाहर ये मामलात हैं, हम्म। इसको ऐसे लेके चलना है, इस वक्त तेरी मेरी की बात नहीं है, तो कोई बात सिलसिले का आगाज हो जाएगा। नहीं जी, मैंने बात नहीं करनी, बस उसको खत्म करके फिर मुल्क मुझे दें, ऐसे नहीं हो। सही। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का, बशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।